हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना है। और जो सबसे पहला टॉपिक पार्ट ए का है वो है गै-लुसाक लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सिंपल टॉपिक है, बट इसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जाके हम ये लॉ को स्टडी करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने नाइन्थ क्लास के अंदर ना गैस लॉज के बारे में हमने स्टडी किया था। अभी गैस लॉज थे क्या? हमने ये स्टडी किया था कि जितने भी हमारे गैसेस हैं उनका जो बिहेवियर है वो एक्चुअली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो था वो आपका प्रेशर था, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो आपका दैट इज वॉल्यूम। और जो तीसरा फैक्टर था वो था आपका टेम्परेचर। तो नाइन्थ क्लास के अंदर हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखना, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये दो मतलब जो ये जो फैक्टर्स है वो आपस में कैसे डिपेंड है। हमने ये जान लिया था कि लगभग जितनी भी गैसेज है हमारी वो सभी की सभी सेम बिहेव करती है अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, किसी भी दो फैक्टर्स को आपस में स्टडी करना शुरू किया, कीपिंग द अदर वन एज अ कांस्टेंट। और ये देखा कि हमारा जो गैस है वो कैसे बिहेव करता है अगर मैं एक फैक्टर को इंक्रीज करता हूँ और एक को कांस्टेंट रखता हूँ। तो ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इनमें से एक आपका कांस्टेंट होगा और दो जो हैं वो आपके वेरिएबल होंगे। जिसमें से एक को मैं इंक्रीज करूंगा, उसमें देखूंगा दूसरे में क्या इफेक्ट आता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने अपने दो लॉस को स्टडी करना शुरू किया था। जो सबसे पहला था हमारा बॉयल्स लॉ है, जो कि एक प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें देता है। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है, कहता है इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस, द ड्राई गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, इसमें आपको दो बातें याद रखनी है अगर आपसे बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके रिड्यूस होंगे। और दूसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखें, डायरेक्टली नहीं होता, इनवर्सली है। तो इनवर्सली का यहाँ पे बेसिकली मतलब ये हुआ कि एट आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, आपका जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली, इनवर्सली तो 1/v की टर्म में आप इसको लिखेंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और कहीं हद तक देखिए ये बिल्कुल ठीक बात भी है। नाइन्थ में इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ कि क्यों और कैसे ये आपस में इस तरह से इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट होते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। डिटेल करना है तो प्लीज़ नाइन्थ की वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है। आपने नाइन्थ क्लास में ये पढ़ा हुआ है, बट उसकी अगर वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। सो मान लीजिए बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमारे पास मैंने क्या डाला हुआ है, इनमें गैस डाल दी है। अब गैस डालने का बेसिकली मतलब होता है इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप जानते हैं कि एट रूम टेम्परेचर इन मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। तो जितनी बार वो कोलाइड करते हैं मेरे वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, उतना ही उस गैस का प्रेशर होता है। सो बेसिकली गैस का प्रेशर इस बात से डिसाइड किया जाता है कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कितने बार वो स्ट्राइक करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बार जो गैस का मैंने वॉल्यूम डाला है वो मेरा वी है, एंड मतलब जो कि एग्जैक्टली द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, एंड जो पी है वो मेरा प्रेशर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, मतलब उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया। इंस्टेड ऑफ वी अब मैंने 2v कर दिया। गैस के मोलिक्यूल्स अभी भी उतने ही है, गैस के मोलिक्यूल्स अभी भी उतने हैं, बट अब कंटेनर का वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया। जब मैं कंटेनर का वॉल्यूम को डबल कर दूंगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर उतनी ही है, तो आप समझ सकते हो कि अब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो आपका कम हो जाएगा। और हमें ये एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला है कि वो एग्जैक्टली इसके हाफ हो जाता है।
क्योंकि देखो ना, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, मॉलिक्यूल्स को वहां तक जाके स्ट्राइक करके वापस आना और दोबारा किसी और वॉल से टकराना या वापस उसी से टकराने में थोड़ा सा देखो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो प्रेशर जो है, और मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स आपके कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी आपका कम हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होते हैं वॉल्यूम बढ़ाने से, इसलिए प्रेशर भी आपका कम हो जाता है। और यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार, जो मान लीजिए एक ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर प्रेशर मान लो P1 है एंड वॉल्यूम जो है वो मेरा है V1। तो देखो, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट रिड्यूस करना पड़ता है बेटा, वो हमारा मान लेते हैं K है, मतलब कितने टाइम्स होगा, वो टाइम्स जो है वो कांस्टेंट होता है आपका। अब ये दूसरा कंडीशन है, जो नया वॉल्यूम है वो हमारा V2 हो गया, जो नया प्रेशर है वो P2 हो गया। सो P2 विल बी K टाइम्स ऑफ V2। ठीक है, अब आप दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो आपको मिल जाएगा बेटा कुछ ऐसा सा कि P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। डिवाइड करके देखिए, आपका K से K कट जाएगा और फाइनली आपका बन जाएगा दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट आप देखते हो, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि वो K है आपका। सो इस तरह से आपने अपना पहला जो लो है उसको अंडरस्टैंड या स्टडी करना था, ये एक्चुअली हो क्या रहा है आपका। ठीक है जी, गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लो की तरफ। नेक्स्ट लो है आपका चार्ल्स लो। चार्ल्स लॉ के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आई नो दैट, बट हम थोड़ा सा उसको और अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चार्ल्स लॉ के अंदर हमारा सबसे पहले जो चीज कांस्टेंट होती है वो होता है आपका प्रेशर। तो इसमें जो प्रेशर है ये आपका कांस्टेंट होगा, और हम जो वेरिएशन देखते हैं वो देखते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। और हमें ये देखने को मिलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। और हमने ये भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके देखा कि जब हम किसी गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से या तो राइज करते हैं या फॉल करते हैं, तो ये जो गैस का वॉल्यूम है उसमें 1/273 टाइम्स में या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एट 26 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं कि मेरे गैस का वॉल्यूम है V। तो 25 डिग्री सेल्सियस में अब उसका वॉल्यूम पता क्या होगा, ये जो V है इसमें से V/273, मतलब वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो अपने इनिशियल वॉल्यूम से, एंड दैट विल बी द न्यू वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेल्सियस। बट एट 27 डिग्री सेल्सियस योर न्यू वॉल्यूम विल बी V+V/273। तो मतलब 1/273 टाइम्स जो वॉल्यूम है या तो कम होती है या तो इंक्रीज होती है विद एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी ये दो डेफिनेशंस बनाई गई। जो पहला आपका डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, पहला डेफिनेशन कहता है इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस। अगेन ड्राई गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉर्मल गैस मत लिखना, ड्राई गैस लिखनी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो पिछले बार क्या था, इनवर्सली, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए क्या होता है ना, जब हम बेसिकली ये जो टेम्परेचर है इनको केल्विन्स में स्टडी किया जाता है। डिग्री सेल्सियस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई लोएस्ट टेम्परेचर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए जब हम अपने थर्मोमीटर को देखते हैं, थर्मोमीटर में जो नॉर्मल डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है, आपने देखा होगा कि उसके बिल्कुल नीचे जो पॉइंट होता है वो या तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं उसमें तो -10 डिग्री सेल्सियस भी आप देख सकते हो, राइट। और टॉप आपका 100 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो हमारे लिए उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, जिस टेम्परेचर में मेरे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है वो सीज हो जाए। सीज का मतलब यह होगा कि जो मोशन, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं वो मूव करना बंद हो जाए, रुक जाए बिल्कुल। और जब हमने इस चीज को स्टडी किया कि किस टेम्परेचर में ऐसा हो सकता है, तो वो हमारा निकला -273 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पॉइंट समथिंग भी होता है बट मैं ईज के लिए समझा रहा हूं आपको, जिसको हम बेसिकली कहते हैं 0 केल्विन। तो 0 केल्विन
पर्टिकुलर वो टेम्परेचर है जिसमें मेरे मोलिक्यूल्स का जो मोशन है वो सीज हो जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 0 केल्विन से ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा उसमें मेरे जो मोलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मतलब हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये कि अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब उनके मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही ज्यादा है। तो जीरो टेम्परेचर का यहाँ पे मतलब जो है वो यही है कि उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाए, और वो होती है एट 0 केल्विन, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो वहां से एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बाहर आता है। अदरवाइज -10 डिग्री सेल्सियस हो चाहे -20 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी मोशन में होंगे, सीज नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपके लिए डिस्कस करनी थी। तो मेन बात यहाँ पे फाइनली यही आ जाता है कि दैट इज आपका जो टेम्परेचर है शुड सॉरी द प्रेशर जो है दैट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर इसमें गलती ना हो प्लीज। तो पहला स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर शुड रिमेन्स कांस्टेंट एंड उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगले केस में जो मैंने आपको बताया था कि विद 1 डिग्री राइज और 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर आपका 1/273 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके बेसिस पे ये वाला आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द प्रेशर मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस increases or decreases by 1/273 of its volume for each 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। और आप इसको 1 केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर वाइज ना, चाहे आप डिग्री में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, सो बात बहुत सिंपल है। अगर मान लो कोई एक इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम V1 है, ठीक है, टेम्परेचर T1 है, तो ऐसे आ जाएगा। दूसरे केस में V2 है और कांस्टेंट तो सेम ही है आपका, तो ये आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो आपको मिल जाता है V1/V2 विच इज इक्वल टू T1/T2, जो कि किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। याद रखना है आपने कि एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, बस ये बात याद रखना है, इसमें गलती ना हो, तो बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हो हमारे जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या कोई भी गैस की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें एकदम से चेंज आ जाता है विद द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, राइट, या वॉल्यूम इवन। तो यार पता क्या प्रॉब्लम है, अब इन सबको स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब अगर मैं सभी के बिहेवियर को अगर आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ तो कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, जिनके बेसिस पे उनको आपस में कंपेयर करूंगा। मतलब जैसे कि अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, सपोज एक गैस मेरे पास ए हो गया, ये हो गया बी। मान ले इसका टेम्परेचर T1 है, मान लेते इसका टेम्परेचर T2 है, और तुम बोलोगे इनके आपस के बिहेवियर को मैच मतलब कंपेयर करो, चाहे आप उनका वॉल्यूम कंपेयर करना चाहो चाहे प्रेशर, जो भी कंपेयर करो, तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ स्टडी की हुई है कि जितने भी गैसेस हैं उनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा तभी हम आपस में स्टडी कर सकते हैं जब उनके टेम्परेचर सेम हो, जब उनका प्रेशर सेम हो या वॉल्यूम सेम हो। तो मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि सभी के बिहेवियर को हम अच्छे से स्टडी कर सकें। इसलिए हमने ये स्टडी किया या हमने ये चीज फाइनलाइज कर दी कि काम करते हैं कि अगर आप अपने गैसेस को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हो, उनके बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हम रखेंगे। और वो ये रहेगा कि यार देखो, जो टेम्परेचर है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ले लो या 273 केल्विन आप कंसिडर कर सकते हो। तो टेम्परेचर आप ये मेंटेन रखो, और जो प्रेशर है वो आप मेंटेन कर सकते हो 760 mm, ठीक है, और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी, ठीक है। तो अगर आप ये टेम्परेचर मेंटेन करते हो सभी गैसेस का और ये प्रेशर मेंटेन करते हो सभी गैसेस का, तो बस फिर आप उनके जो वॉल्यूम्स हैं उनको आपस में आराम से कंपेयर कर सकते हो। तो ये बात उसने कही थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, समझना है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो वॉल्यूम है उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने में, तो वॉल्यूम को कंपेयर करना मुश्किल हो रहा था। तो अब मैं आपको क्यों ये पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है कि जब हम गेलू-सैक लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम स्टडी करेंगे, तो वॉल्यूम को जब आपस में कंपेयर किया जाता है तो उस केस में टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, और उसके बल कांस्टेंट सेम रखा जाता है, उसके बेसिस पे उनको आपस में कंपेयर किया गया है। तो इसलिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है,
तो वो टेम्परेचर कौन सा है, 273 केल्विन। प्रेशर क्या है, इसको वैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, 1 atm, ठीक है, जिसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो बैरोमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। बैरोमीटर के अंदर एक ट्यूब होती है 1 मीटर की, उसके अंदर मर्क्यूरी डाली जाती है। तो जो मर्क्यूरी की हाइट होती है 760 mm फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल एंड या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी लेवल, तो वो एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। फिजिक्स के अंदर हमने 9th क्लास के अंदर इसको बहुत फिर से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर कभी स्टडी करना हो तो प्लीज़ उनको जरूर देखा करो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द होल द कंसेप्ट, ठीक है। सो ये है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हाँ, एक चीज़ और है, अब मैं आपको गैस लॉस के बारे में बता दूं, एक गैस लॉ भी बनाया जाता है, गैस इक्वेशन के बारे में बता दूं। बहुत सिंपल है। देखिए, हमने पढ़ लिया था कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V है, मतलब इन्वर्सली टू V है। हमने पढ़ लिया था कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में कंबाइन कर दिया, तो वो बन गया PV/T दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप देख सकते हो, जब V इधर जाएगा तो उस केस में जो P है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा, जब T उधर जाएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा इफ वी केप्ट P एज ए कांस्टेंट। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो इसको गैस इक्वेशन कहते हैं। व्हाट इज दिस इज अ गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इन जनरल आप इसको लिखते हैं P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इसके ऊपर है ना 9th क्लास के अंदर हमने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। मैंने कहा ना, देखो बेटे 10th के अंदर हमें जो बेसिक स्टडी करनी है वो गेलो-सैक लॉ के बारे में स्टडी करना है, या उनके न्यूमेरिकल स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। बट थोड़ा सा बेस अगर आप अच्छे से और मतलब पढ़ना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। कहाँ मिलेंगे वो वीडियोस, बहुत सिंपल है यार। देखो, आपकी जितनी भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाती है। प्लेलिस्ट मैंने हर चैप्टर की बनाई हुई है। आपको पता 9th क्लास में कौन सा चैप्टर था, वो चैप्टर नंबर आप ढूंढे प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे देखें, वहाँ पे सारी वॉल्यूम, वहाँ पे सारी वीडियोस डाली हुई है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना था, ठीक है। बात करते हैं हम टेम्परेचर स्केल्स की। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे लिए ये टेम्परेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिस टेम्परेचर पे हमारे जो गैस के जो मोशंस हैं, जो है ना, मतलब जिस किनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा है वो सीज हो जाए, तो वो हमें पता लगा था 0 केल्विन पे। इसलिए हमने टेम्परेचर स्केल बनाया जिसको केल्विन स्केल भी कहते हैं, और केल्विन स्केल का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है। अब उसकी खास बात यही है कि उससे लोअर टेम्परेचर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर किसी गैस में अगर होगा तो वो उससे अबव ही शो करेगा, नेगेटिव में कोई शो नहीं करता। क्योंकि देखो, नेगेटिव टेम्परेचर का क्या मतलब होगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं ना होता। तो थर्मोमीटर के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर इज समथिंग डिफरेंट थिंग, राइट। तो 0 केल्विन जो है, जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, उसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वो शो करता है जो कि 0 केल्विन है, और उसके नीचे आपका जो गैस का जो मोशन है वो नहीं होता, मतलब वो सीज होता है, वहां पे रुक जाता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात आपको बताई गई है, अगर चाहे तो देख सकते हैं, मेरे साथ रीड कर लीजिए प्लीज इसको। A temperature scale with absolute zero or 0 Kelvin is the starting point. Why starting point? Because below this there is no other temperature exist. Is called the absolute scale or the Kelvin scale. And absolute zero का मतलब होता है 0 Kelvin, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आई होप ये सब बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई तो अब हम स्टडी कर सकते हैं अपना द गेलुसैक लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सो देखिए, सिंपल सी बात है कि 1805 के अंदर गेलुसैक ने एक सिंपल से रिलेशन को स्टडी किया, और वो रिलेशन क्या था, वो ये था कि अगर मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, जब इनको आपस में कंबाइन किया गया तो हमारे पास बना वाटर वेपर, जो कि 2H2O होता है आपका। सो दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इसको बैलेंस करने के चलते यहाँ पे भी 2 आपका हो जाएगा। तो पहले तो पूरी इक्वेशन को उसने बैलेंस किया। अब उसने क्या किया, इस इक्वेशन के हिसाब से वॉल्यूम वाइज इन गैसेस को आपस में कंबाइन किया। मतलब ये कि 2 वॉल्यूम उसने हाइड्रोजन के लिए। अब वॉल्यूम का मतलब है कि आप इसमें 2 लीटर भी ले सकते हो, ठीक है, 2 मिलीमीटर भी ले सकते हो, मतलब यूनिट्स कोई भी आप यूज करो, बट इट शुड बी वॉल्यूम। और सेम यूनिट ऑफ वॉल्यूम आप सबका लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे लीटर लिया है तो ऑक्सीजन का भी लीटर लेंगे और इसका भी आप लीटर लेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अगर ये आपने डेसीमीटर क्यूब में लिया तो ये भी डेसीमीटर क्यूब होगा, ये भी डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर क्यूब है, तो ये भी, वो भी सब, मतलब मेन बात समझ लेना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऑल शुड हैव द सेम यूनिट। तो जब इसका 2 वॉल्यूम
हाइड्रोजन लिया और उसको जब कंबाइन किया गया 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो सचमुच में एक्चुअली में 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर क्रिएट होता है। 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर क्रिएट होता है। इसके अंदर डिटेलिंग भी है, ये एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, बट मैं उस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा बिकॉज हमने वीडियो को लंबी नहीं बनानी, हमने अपने बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो जब उन्होंने ये स्टडी किया तो उनको ये नज़र में आया कि जब ये गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं, इवन जो प्रोडक्ट आपका बनता है उनके बीच के वॉल्यूम्स की जो रेशियो होती है वो होल नंबर में हमें मिलती है, और ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज है, होल नंबर में मिलेगी। मतलब ये कि अगर मुझे 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर क्रिएट करना है तो मुझे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 रेशियो में हमेशा कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब ये कि 2 वॉल्यूम ये है, 1 वॉल्यूम ये है, तो इन दोनों की रेशियो निकाली तो क्या आ गई 2:1। तो एज ए रिजल्ट वो हमेशा टू मतलब वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन हमारा जो इन रेशियो ऑफ 2 ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करेगा। इन रेशियो ऑफ 2 का मतलब क्या है? इन रेशियो ऑफ 2 मतलब पहले तीनों की रेशियो निकालता हूं मैं, जैसे 2:1:2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर कोई मुझे कह देता है कि सर मैंने ना 6 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ली है, मैं बोलूंगा ठीक किया तूने, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं ऑक्सीजन कितना लूं और उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है जो वाटर वेपर है वो कितना बनेगा। तो मैं बोलूंगा देख तूने 6 ऑलरेडी तूने ले लिया हुआ है, तो अगला जो है वो 1 है जो कि पहले का हाफ है, तो इसका हाफ लेगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जो फाइनल है जो प्रोडक्ट है वो पहले जितना ही बनेगा, मतलब वो भी 6 ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर आप 6 वॉल्यूम हाइड्रोजन ले रहे हो तो आप 3 वॉल्यूम उसमें ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाओ, तो आपके पास 6 वॉल्यूम जो है वो आपका वाटर वेपर क्रिएट हो जाएगा। तो ये था इसका मतलब। तो मतलब ये कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो रिएक्शन, और जो दो प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो भी एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, और जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो भी फिक्स रेशियो में आपको वो मिल रहा है। तो उनकी जो रेशियो है वो होल नंबर में होती है और फिक्स्ड होती है। आप चाहे फिर वॉल्यूम किसी भी लेवल पे चले जाओ, आप 100 वॉल्यूम अगर मान लीजिए इसका लेते हो, अगर आपने 100 वॉल्यूम इसका लिया तो ऑब्वियस है कि आपको 50 वॉल्यूम लेना पड़ेगा मेरे ऑक्सीजन का, और एज ए प्रोडक्ट आपके पास 100 वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी स्टडी कर सकते हो कि अगर मुझे 100 वॉल्यूम वाटर वेपर चाहिए तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, वो भी आप पता कर सकते हो क्योंकि रिएक्शन में दिख रहा है। इफ यू वांट टू क्रिएट 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर तो आप कहेंगे कि यार मुझे फिर 100 ही लेना पड़ेगा हाइड्रोजन और 50 लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, इनको आपस में कंबाइन करो तो 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से उनके अंदर रिलेशन बन जाता है, और ये बात सिर्फ एक इस इक्वेशन के नहीं है, हर इक्वेशन के अंदर ये वैलिड है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहां पर नाइट्रोजन ले रहा हूं, साथ में ले लिया मैंने हाइड्रोजन, एंड उससे मेरा प्रोड्यूस हुआ अमोनिया गैस, राइट, NH3। ये मेरा प्रोड्यूस हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनको थोड़ा बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, सो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। सो अगर इन सब की मैं एक सिंपल रेशियो बनाऊं, ठीक है, तो आएगा 1, कि 1 मॉलिक्यूल इसका है, 3 मॉलिक्यूल इसका है और 2 मॉलिक्यूल इसका है, तो ये इसका रेशियो आ गया है। डन जी। अच्छा जी। तो अब वो मुझे कहता है कि सर अब एक बात बताओ, मुझे अगर मान लीजिए मैं 50 वॉल्यूम नाइट्रोजन का लूंगा तो मैं हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम लूं और कितना मेरे पास यहाँ पर अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो बोलूंगा देख तूने 50 वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन को ऑलरेडी ले लिया है, तो उससे 3 गुना आपको हाइड्रोजन लेनी पड़ती है क्योंकि रेशियो बोलती है 1:3, और उससे 2 वॉल्यूम जो है वो अमोनिया क्रिएट होता है। तो अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो 150 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। जब आप इनको आपस में कंबाइन करते हो तो उससे जो चीज जनरेट होगी वो सिर्फ आपका 100 वॉल्यूम ही होगा एज अ अमोनिया गैस। ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि जितनी कोई भी अगर रिएक्शन है पहले तो उसको यार प्रॉपरली बैलेंस कर लो, उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो उनकी रेशियो ले लो, वही उस रिएक्शन की सिंपलेस्ट रेशियो होती है। और उस रेशियो को एनालाइज करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि अगर मुझे मान लो 100 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाना है तो मुझे कितने वॉल्यूम नाइट्रोजन के चाहिए, कितने मुझे हाइड्रोजन के चाहिए।
तो इस तरह से उनको आसानी से हम आपस में कंबाइन करके वो चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। एक आपको एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर मैं ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन करूँ, वैसे तो ये कहते हैं कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर, अगर उससे कंबाइन किया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका जनरेट करता है। तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पे भी इसको 2 कर देते हैं। ठीक है। अब अगर कोई कहता है सर इसकी रेशियो क्या होगी, तो इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, इसका मॉलिक्यूल कितना है, 1, इसका मॉलिक्यूल कितना है, 2। राइट, डन। अब देखो सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, अगर कोई मुझे बोलता है सर एक काम करिए यार, मेरे को ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो 100 वॉल्यूम क्रिएट करना है। ठीक है, अब बताइए मैं कार्बन मोनोऑक्साइड कितना यूज़ करूँ, ऑक्सीजन कितना यूज़ करूँ। मैं बोलूँगा देख यार पहले तो इसके रेशियो को देख, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। राइट, तो अगर तूने ये 100 वॉल्यूम लिया है तो सेम वॉल्यूम तेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड का लेना पड़ेगा जो कि 100 वॉल्यूम है आपका। अच्छा, न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा, रेशियो को कैसे यूज करना है ये भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी के लिए जनरल बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है आपका। सो 100 वॉल्यूम आपने ये यूज किया, ये भी 100 वॉल्यूम आपने ये यूज किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका ऑक्सीजन है इसका तो हाफ है ना, तो मतलब 50 वॉल्यूम आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। जब आप इसमें कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये 100 वॉल्यूम आपके पास यहाँ क्रिएट होता है। देखिए एक बात मैं आपको अच्छे से समझा दूं, ये मत टेंशन में आए ना कि 100 है ये 50 है तो ये 150 बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है। एवोगैड्रोस लॉज के हिसाब से जो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ मिलेंगे, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। मतलब जब इनको आपस में ऐड करते हो तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, बट वॉल्यूम वाइज उसको चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, अब एवोगैड्रोस लो और इसको मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको डिटेल में हर बात बताऊंगा। बाकी अगर आपको एवोगैड्रोस लो को स्टडी करना है, फिर से मैंने 9th में बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, उस पर जरूर जाकर देखना। तो ऐसा नहीं देखना आपने कि 100 + 50 बिकम 150, बिल्कुल नहीं, इनके रेशियोज वाइज आपने देखना है, तो रेशियोज वाइज आकर ये आपके बात सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखते हैं क्या होता है। देखिए ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के अंदर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि कहते हैं कि व्हेन द रिएक्शन रिएक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा, थोड़ा ध्यान से देखना, कहते हैं व्हेन द गैस रिएक्ट्स, व्हेन द गैस रिएक्ट्स। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लॉ है इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। सॉलिड और लिक्विड के अंदर इस लॉ को नहीं स्टडी किया जाता। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास लिक्विड या सॉलिड एज ए प्रेसिपिटेट अगर मुझे कोई मिल रहा है, तो हम उसकी रेशियो को स्टडी नहीं करते। उसका रीजन है क्योंकि जो गैस है ना, इस गैस की वॉल्यूम में एकदम से चेंज आता है अगर मैं प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करूं। यहां पे क्या है कि क्योंकि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होता है ना हमारे पास, तो गैस के वॉल्यूम में तो चेंज आ जाता है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज आया, क्योंकि देखो गैस को मिलाने के लिए या तो मैं हीटअप कर रहा हूँ उसको या कुछ कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि उसके वॉल्यूम में तो चेंज आ जाता है। लेकिन सॉलिड जो है ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। लिक्विड की चाहे सॉलिड से कम है बट गैस से तो ज्यादा ही होती है। तो उन फोर्सेस की, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं, उन फोर्सेस की वजह से इनके वॉल्यूम में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। अगर इनके प्रेशर या वॉल्यूम में, प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज लेके आया जाए तो इनके वॉल्यूम में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हम इनको कभी भी स्टडी नहीं करते अपने गेलू-सैक लॉ के अंदर। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास है C2H2, ये एसिटिलीन है। जब इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, बट एक्चुअली में साथ में मिलता है पानी जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। अब हम पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में ये दिखता है कि ये 2 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम गेलू सैक के हिसाब से इनकी रेशियो को फाइंड करते हैं, तो क्योंकि ये लिक्विड है तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके मतलब बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो हमारा लिक्विड है वो प्रोड्यूस होता है, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में हमारा लिक्विड ये प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको अंडर स्टडी लेते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, इसको ले लेंगे 2, इसको ले लिया 5, इसको ले लिया 4, तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर अगर आप 2 वॉल्यूम मेरी एसिटिलीन लेते हो और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन लोगे तो ऑटोमेटिकली 4 वॉल्यूम आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। और ये जो पानी है ये बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट के अंदर होता है, तो इसको हम बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब एज ए रेशियो वाइज इसको स्टडी मत करने लग जाना, इसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो याद रखें
कि ये सिर्फ गैस लॉस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उनके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंज आता है बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, तो इस वजह से उनके वॉल्यूम में ज़्यादा कोई चेंज आता नहीं है। जिस वजह से जब हम दो गैसेस को आपस में मिलाकर अगर कोई सॉलिड या लिक्विड क्रिएट हो रहा है, तो लिक्विड के रेशियो को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, 5 वॉल्यूम इसके हैं, तो ऑब्वियस है वो 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, बट जो लिक्विड क्रिएट करेगा वो इतना कम होता है कि उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। इसलिए कभी भी हम सॉलिड या लिक्विड को कंसिडर नहीं करते अपने गेलू-सैक लॉ के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। तो अब हम बात करेंगे अपने डेफिनेशन की। तो कहता है कि व्हेन द गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio to one another। ऑब्वियस है, देखो एक दूसरे की गैस बिल्कुल कितना सिंपल रेशियो बना रहा है, 2:5 2:1 2:2 जो सब दिखाया था आपको मैंने। एंड इवन विद द प्रोडक्ट ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट, गैशियस प्रोडक्ट देखो स्पेशली लिखा हुआ है, तो आप याद रखें प्लीज, कोई और प्रोडक्ट की बात नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ गैशियस प्रोडक्ट की बात होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट जितने भी वॉल्यूम्स आपने जो स्टडी किए हैं, ये स्पेशल कंडीशन है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट कि जो भी वॉल्यूम्स आप स्टडी कर रहे हो वो सभी के सभी सेम टेम्परेचर और प्रेशर में स्टडी होने चाहिए। मतलब जो टेम्परेचर प्रेशर इसका वही इसका वही इसका, तो आप इनको एक सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं और इससे प्रोडिक्ट कर सकते हैं आराम से कि यार मेरा ये मुझे बनाना है तो ये कैसे कैसे बनेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से सब कुछ किया जाता है। आई होप ये बातें अच्छी तरह आपको समझ में आ रही है, राइट। सो इंपॉर्टेंट चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी नोट आप रख लीजिए, इसको भूलना मत कि गेलू-सैक लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है। जब हम बात करते हैं सॉलिड की या लिक्विड की, तो उनका वॉल्यूम जो बनते हैं वो बहुत ही निग्लिजिबल वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो उसको हम अंडर कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। आई होप आपको गेलू-सैक लॉ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी थ्योरी के बारे में हमें तभी अच्छी तरह समझ में आता है जब हम उसके रिलेटेड के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है डिफरेंट लॉज के बारे में, गेल-सैक लॉ के बारे में, कैसे वो वैलिड है कैसे वो वैलिड नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।